सारे बच्चे एली की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जियांग आगे बढ़ता है और आयशा से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था सिर्फ रैनी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा एली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एली हंसता हुआ जियांग से कहता है, अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो लोग अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं। हवा बहुत ज्यादा तेज होती है। मोटो उड़ता हुआ पीछे गिर जाता है, जबकि एली की क्लास का वो लड़का जो कि पहले राउंड में जख्मी हो गया था, वो कहता है, मैं अब मजीद नहीं चल सकता। जियांग आगे बढ़ता है और उससे पूछता है, तुम तो वही लड़की हो जो कि पहले राउंड में जख्मी हुए थे। एली उनसे कहता है, बस थोड़ी देर और सब्र करो, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। उसी वक्त शेफ क्लास का लड़का नाई नाई आगे बढ़ता है और अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी कढ़ाई बना लेता है और अपने सामने कर लेता है और उनसे कहता है, इसके पीछे पीछे चलो, इससे हवा का असर हम पर नहीं होगा। जियांग और मोटो से कहते हैं, नाई नाई तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ये बात सुनकर नाई नाई भी खुश हो जाता है। फिर वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। आर्चर और ड्रूइड क्लास वाले पीछे रह जाते हैं और कहते हैं, वो इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गए। फिर वो लोग पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। एली उनसे कहता है, हम लोग पोर्टल के पास पहुंच चुके हैं। कुछ लड़के वहीं पर बैठ जाते हैं जिनमें एली के क्लास के लड़के भी होते हैं। वो उसे कहते हैं, हम अब मजीद आगे नहीं जा सकते, हमारी बस हो गई है। वो एली से कहते हैं, अब तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा, कॉम्बैट क्लास के लिए अपना बेस्ट देना। एली उनसे कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो जमीन पर अपना मुक्का मारता है और कहता है, कॉम्बैट क्लास कभी भी हार नहीं मानेगी। वो तीनों भी खड़े हो जाते हैं और जमीन पर मुक्का मारकर कहते हैं, कॉम्बैट क्लास कभी हार नहीं मानेगी। जियांग आगे बढ़ता है और एली से कहता है, एली तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा जल चुके हैं, क्या तुम वाकई में ऐसे हाथों के साथ अगले राउंड में जाना चाहती हो। एली उसे कहता है, मेरे इन हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लास्टर क्लास वाली लड़की उसे कहती है, तुम्हें इस तरह शो करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, अगर तुम अपने बाजू को अभी हील नहीं करोगे तो इस पर निशान पड़ जाएंगे। वो लड़की आगे बढ़ती है और एली के दोनों हाथ पकड़ लेती है। एली शर्माना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। वो एली के हाथों को पकड़कर अपनी चेस्ट पर लगाती है, ये उसकी हीलिंग एबिलिटी होती है। एली का चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो जाता है, जबकि जियांग की भी लाट टपक रही होती है। जियांग एली से कहता है, तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे हाथों से भी ज्यादा सुर्ख हो गया है। जबकि नाई नाई दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता और कहता है, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। सारे लड़के खुले मुंह के साथ उन्हें देख रही होती है। हरे बालों वाला लड़का कहता है, अगर मुझे पता होता कि इसकी एबिलिटी ऐसी है तो मैं भी जख्मी हो जाता। पैस्ट्रो क्लास वाला लड़का उनसे कहता है, अभी तो तुम सिर्फ उससे देखकर हैरान हो रही हो, अभी मेरी तरफ देखना। वो साथ ही अपनी शर्ट के बटन खोल देता है। वो सारे देखकर चीखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हारी बॉडी नहीं देखनी। उनका नेक्स्ट लेवल फायर सैंड रिवर का होता है, जहाँ पर सिर्फ एक रेगिस्तान होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। रेनिस पहले आगे चला जाता है। रेनिस कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी है। बुरी और उसके दोनों भाई भी उसके साथ होते हैं, वो भी गर्मी में पैदल चलते आ रहे होते हैं। बुरी बुश से कहता है, तुम्हारे पास कुछ है तो जल्दी से निकालो, ये गर्मी तो बहुत ज्यादा है। बुश उसे कहता है, जालू ने मुझे जो स्लाइम दिया था वो इस गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल रहा। उसी वक्त उन्हें पीछे से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। वो पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आखिर पीछे से क्या आ रहा है। पीछे से 2 आर्मी ट्रक आ रही होती हैं। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती हैं, कहीं ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं। लेकिन जब वो ट्रक्स उनके पास से गुजरती हैं तो वो कहती हैं, हमें लगता है ये फौजी क्लास वालों का काम है। जियांग और उसकी टीम ट्रक के पीछे बैठे होते हैं। उन्होंने ट्रक की बॉडी के अंदर आयशा के मैजिक से आइस क्रिस्टल लगाए होते हैं, जिससे अंदर ठंड होती है। जियांग आयशा से कहता है, तुम्हारी मैजिकल एबिलिटी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ऐसे ही लग रहा है जैसे हम फ्रिज के अंदर बैठे हैं। जियांग उन तीनों को देखकर कहता है, ये तीनों तो रीजेंट के बेटे हैं। बुरी चिल्लाकर उनसे कहता है, मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ, यहीं पर रुको और हमें भी अपने साथ लेकर चलो। जियांग एक्टिंग करता है और कहता है, ये लाल टमाटर क्या भी बोल रहा था। ट्रक के अंदर बैठे सारे लड़के हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, प्रिंस को यहाँ पर भी अपनी प्रिंसगिरी सूझ रही है। प्रिंस चिल्लाकर उससे कहता है, क्या कहा तुमने। जबकि अरीना में भी सारे लोग ये बात सुनकर हंस रहे होते हैं कि प्रिंस बेचारे के साथ क्या हो रही है। ग्राउंड में बैठे 2 बच्चे तजिया कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है, ये लोग बार बार अपनी नई इन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, कहीं ये रूल्स को तोड़ तो नहीं रहे। दूसरा कहता है, नहीं, मैजिक क्लास वाले मैजिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि तलवारबाजी वाले तलवार का इस्तेमाल करते हैं, इससे रूल्स नहीं टूटते। जियांग उनसे कहता है, हम लोग आगे जा रहे हैं, तुम लोग पैदल चलते आ जाना। उसी वक्त बुश अपने पास से एक स्लाइम निकालता है और उनके ट्रक पर चिपका देता है। बुरी बुश से पूछता है, तुमने अभी उनके ट्रक पर क्या फेंका। बुश उससे कहता है, मैंने बस अपना एक छोटा सा स्लाइम फेंका है, हमें साथ न ले जाने के लिए उनकी सजा है।
जबकि उसी वक्त दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर आर्चरी और डुएट क्लास वाले लड़के होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सहमी होते हैं। वो भी सैंड रिवर के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं। आर्चरी क्लास की लड़की कहती है आखिर ये लड़की आर्चरी क्लास में है तो फिर ये तीरंदाजी क्यों नहीं कर रही, उसके बजाय ये हंटर क्यों इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे वो रीजन की बेटी की बात कर रही होती है। रीजन की बेटी के हाथ में एक हंटर होता है और उसने बहुत सारे क्रैब मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। नेक्स्ट सीन 5वें लेवल का होता है जहाँ पर जियांग और उसकी टीम पहुँच जाती है। वहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। हरे बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके हाथ में एक टोकन होता है। आयशा के पास भी एक टोकन होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जबकि जियांग और उसकी क्लास वाले बाउंड्री फोर्स न होने की वजह से बर्फ से बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। जियांग उनके लिए कोट बनाता है और वो सारे वो कोट पहन लेते हैं। जियांग उनसे कहता है हमारे पास बाउंड्री फोर्स न होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैंने ये कोट बनाए हैं। मोडो से कहता है ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग ने कोट बना लिए। मोडो साथियों से कहता है जल्दी से एक हेलीकॉप्टर बनाओ ताकि हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल सके, वरना हम जमकर मर जाएंगे। जियांग अपने स्क्रोल से एक बड़ा सा पत्थर निकालता है और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर की पिक्चर बनाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये है क्या चीज, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। हेलीकॉप्टर की सीढ़ियाँ नीचे करते हैं। जियांग सबसे कहता है जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, जबकि नाई हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता। जियांग मोडो से पूछता है ये हमारे साथ नहीं जाएगा। मोडो से कहता है नहीं, उसने कहा था कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। जैसे ही वो सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, हेलीकॉप्टर का पंखा घूमना शुरू हो जाता है। वो सारे बड़े ही आराम से जहाज के अंदर बैठे होते हैं। क्वीन कहती है आखिर ये इतनी बड़ी चीज उड़ कैसे सकती है, जबकि उस हेलीकॉप्टर का पायलट जियांग होता है। जियांग उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होता है। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं बुश का वो स्लाइम जियांग के बैग पर लगा होता है। इनका हेलीकॉप्टर उस क्लिफ के पास पहुंच जाता है। एक बड़ी सी आइस माउंटेन होती है जिसके ऊपर पोर्टल होता है जहां से इनकी रेस एंड होनी है। उसके पास पहुंचते ही उन्हें रेनिस नजर आता है जो कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है। जियांग उसे देखकर कहता है ये तो अपना रेनिस है। आयशा रेनिस को देखकर कहती है रेनिस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये अपने हाथों की मदद से ऊपर क्यों चढ़ रहा है, ये अपने मैजिक को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। हरे बालों वाला लड़का भी कहता है हाँ ये मैजिक क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। उसी वक्त आयशा चिल्लाकर कहती है यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत है। जियांग उसे कहता है ऐसा क्या हुआ। तो साथ ही अरीना में भी दिखाते हैं कि उनका कांटेक्ट टूट जाता है, उनकी लाइफ फीड खत्म हो जाती है। अरीना में बैठे सारे लोग कहते हैं हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हैंस भी कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आखिर ये प्रोजेक्शन नजर क्यों नहीं आ रही, हमें तो पूरा कंपटीशन लाइव दिखाने का वादा किया गया था। फौजी क्लास के सीनियर स्टूडेंट्स कहते हैं वहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इसके अलावा वहाँ पर एब्सोल्यूट बेल्ट है, इसलिए वहाँ पर हमारा मैजिक काम नहीं करता। दूसरा लड़का उससे पूछता है तो अगर वहाँ पर मैजिक काम नहीं करेगा तो वो लोग उस माउंटेन के ऊपर कैसे चढ़ेंगे। काइजर उसे कहता है उन्हें अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इस्तेमाल करना होगा, इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं। इसी तरह काफी देर गुजर जाती है। सूरज भी ढलने वाला होता है। अरीना में मौजूद सारी जनता भी बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। किंग सोफी सास से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है इस रेस को कौन जीतने वाला है। सोफी सास उनसे कहता है मुझे नहीं पता, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। उसी वक्त उन्हें पोर्टल के सामने कोई आता हुआ नजर आता है। सभी की आंखें पोर्टल की तरफ लग जाती हैं। इस वक्त कौन वहाँ से निकलने वाला है, कौन सी क्लास का बच्चा सबसे पहले निकलेगा। लेकिन जैसे ही उस पोर्टल में से एक लड़का बाहर निकलता है तो सभी हैरान परेशान रह जाते हैं और कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। सबसे पहले उस पोर्टल में से निया बाहर निकलता है जो कि शेफ की क्लास से है। अरीना में मौजूद सारी जनता हैरान परेशान हो जाती है और कहती है एक कुक ये कंपटीशन कैसे जीत सकता है। टीचर मार्टिन शेफ की क्लास के टीचर से कहते हैं तुमने अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। शेफ टीचर हंसते हुए से कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया। निया जैसे ही वहाँ से निकलकर बाहर आता है उसकी जेब में से अपने आप टोकन निकलकर हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली उन टोकन्स को काउंट किया जाता है जिससे निया के टोटल 30 पॉइंट्स बनते हैं। मैजिक क्लास की टीचर उसे देखकर कहती है 30 पॉइंट्स इतने भी बुरे नहीं। साथ ही वो ये सोच रही होती है आखिर रेनिस कहाँ पर रह गया, वो इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे पहले पर आना चाहिए था। निया के बाद दूसरे नंबर पर जो स्पोर्टर में से निकलता है वो हमारा एली होता है। एली को देखकर जनता फिर से हैरान हो जाती है और कहती है ये तो कॉम्बैट क्लास का स्टूडेंट है। एली के पास टोटल 4 टोकन होते हैं इसलिए उसके 40 पॉइंट्स बनते हैं। अरीना में बैठे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। एक कहता है मुझे लगता है शायद यही इस बार चैंपियन बनेगा। दूसरा कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। जबकि लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है एली इतना भी बुरा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तीसरे नंबर में पोर्टल में से रेनिस निकलता है। रेनिस को देखकर लड़कियां बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। पेस्ट्रो क्लास की टीचर रोना से कहती है
चाहे ये तीसरे नंबर पर आया है, लेकिन लड़कियां अभी भी सिर्फ पसंद करती हैं। जैसे रेनिस के पास से उसके टोकन निकलते हैं तो पूरे 10 होते हैं। रेनिस को पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। अरीना में बैठी सारी जनता फिर से हैरान हो जाती है और वो कहते हैं इसके पास तो पूरे 100 पॉइंट्स है, अभी क्या कंपटीशन में किसी का जीतने की जगह बाकी है। जबकि टीचर्स भी ये देखकर हैरान हो जाती है। टीचर डरोना कहती है इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आज से पहले किसी ने भी 100 पॉइंट नहीं इकट्ठे किए। चौथे नंबर पर आयशा और मोस निकलते हैं। उन दोनों के पास सिर्फ एक एक टोकन होता है, यानी कि उनके 10-10 पॉइंट्स होते हैं। पांचवें नंबर पर एबिली और एमरे निकलते हैं जो कि पेस्टर क्लास से हैं। एबिली के पास 2 टोकन होते हैं जबकि उसकी बहन के पास सिर्फ एक ही टोकन होता है। छठे नंबर पर बुरी और उसके भाई निकलते हैं। उन तीनों के पास 30 पॉइंट्स होते हैं। 7वें नंबर पर उनकी बहन निकलती है जिसके पास 20 पॉइंट्स होते हैं। 8वें नंबर पर आर्चरी क्लास और ड्यूल क्लास का एक लड़का निकलता है, उन दोनों के पास 20-20 पॉइंट्स होते हैं। और 9वें नंबर पर सिर्फ अकेला मोडो निकलता है जिसके पास 10 पॉइंट्स होते हैं। और साथ ही मोडो बहुत ज्यादा परेशान होता है। टीचर मार्टिन मोडो को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मोडो अकेला क्यों आया है, बाकी के बच्चे कहाँ हैं। जबकि हैंस भी परेशान हो जाता है और कहता है मोडो के बाकी के क्लास वाले कहाँ पर हैं। एली भी आगे बढ़ता है और मोडो से पूछता है जियांग कहाँ पर है, वो लोग क्यों नहीं आए। आयशा भी उससे पूछती है आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। जबकि वहीं पर बुरी और उसके भाई हंस रहे होते हैं। बुरी हंसते हुए उनसे कहता है जियांग अब वापस नहीं आने वाला और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनकी डेड बॉडीज भी मिलेंगी। मोडो चिल्लाकर बुरी से कहता है अगर तुमने वो हरकत नहीं की होती तो वो लोग हमारे साथ होते और वहाँ से नहीं गिरते। सोफिसास किंग से कहता है मुझे भी इजाजत दे, मैं भी जाकर पता करता हूँ नीचे क्या हो रहा है। सोफिसास नीचे आता है और मोडो से पूछता है जियांग कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। मोडो सोफिसास को देखते ही रोना शुरू कर देता है और इससे सारी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ। उस बर्फ की बड़ी सी माउंटेन के ऊपर जियांग अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करता है और बाकी सबसे कहता है तुम सब लोग आगे चले जाओ, हम लोग इस हेलीकॉप्टर में से अपने क्रिस्टल्स को निकाल कर वापस आते हैं। एली जियांग से कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, तुम्हें इन क्रिस्टल्स की क्या जरूरत है। जियांग एली से कहता है मैं नहीं चाहता कि ये सारे ऐसे ही वेस्ट हो जाएं, इसलिए मैं इनको निकालना चाहता हूँ। साथ ही जियांग ये सोच रहा होता है अगर किसी ने मेरी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे क्रिस्टल्स को निकालना ही होगा। फिर जियांग अपनी क्लास वालों से कहता है चलो आओ चलकर क्रिस्टल्स को निकालते हैं। उसी वक्त उनके सर के ऊपर से स्लाइम का बना हुआ एक बड़ा सा पंछी उड़ता हुआ गुजरता है। उस पंछी के ऊपर तीनों प्रिंस बैठे होते हैं। उनके ऊपर से गुजरते हुए बुरी उनको देखकर हंसना शुरू कर देता है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है आखिर तुम लोग क्या करने वाले हो। उसी वक्त जियांग के बैग में से वो छोटा सा स्लाइम का टुकड़ा जो कि बुशी ने उसके ऊपर फेंका था वो बाहर निकल आता है और जम करके सीधा बुश के हाथ में चला जाता है। बुशी जियांग से कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमें अपने टोकन दे दिए। जियांग से देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मेरे सारे टोकन तुम्हारे पास कैसे चले गए, ये चीज तुमने हम पर कब छोड़ी। मोटो भी चिल्लाकर उससे कहता है ये बहुत ही बुरी बात है, हमें हमारे टोकन वापस दे दो। बुशी उसे कहता है हमने तुमसे तुम्हारे टोकन छीन लिए, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपने टोकन की खुद हिफाजत करना चाहिए थी। उसी वक्त एली आगे बढ़ता है और अपने पॉइंट से उन पर अटैक करता है, लेकिन बुशी अपने स्लाइम से उसके सामने एक शील्ड बना लेता है और हंसते हुए एली से कहता है एली तुम्हारे पंचिस में तो जरा भी दम नहीं। और साथ ही बुशी अपने स्लाइम से एली पर अटैक करता है। एली पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पर अपनी बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। आयशा एली से कहती है हम लोग एब्सोल्यूट बेल्ट में हैं, यहाँ पर बाउंड्री फोर्स काम नहीं करती। जबकि बुशी का स्लाइम अभी भी पावरफुल होता है। बुशी उनसे कहता है इसका मतलब यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल सिर्फ मैं ही हूँ। बुशी अभी अपने हाथ में अपना स्लाइम पकड़कर खड़ा होता है। उसी वक्त फौजी क्लास वाले अपनी गन्स निकालते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। बुशी उनकी गोलियों से बचने के लिए अपने स्लाइम को अपने सामने शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। जबकि जियांग भी अपना बैग नीचे उतारता है और उनसे कहता है तुम लोग शायद भूल रहे हो, हमारे पास मैकेनिकल पावर है, हमें बाउंड्री फोर्स की जरूरत नहीं। वो अपने बैग में से एक बड़ा सा बजूका निकाल लेता है और उनकी तरफ फायर करता है। बुशी जल्दी से अपने स्लाइम से बड़ी सी एक दीवार बनाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस रॉकेट का धमाका इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और उनका स्लाइम भी पिघलकर नीचे गिर जाता है। बुरी भी अपनी तलवार निकाल लेता है और चीखते हुए उनसे कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मारने की कोशिश करने की। एली बुरी से कहता है हम लोग तुम लोगों से जरा भी नहीं डरते, अगर तुम लोगों को फाइट ही करनी है तो आ जाओ। जियांग एली से कहता है तुम बाकी सब को लो और यहाँ से चले जाओ, तुम सब लोग यहाँ पर अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर सिर्फ फौजी क्लास को रहने दो, हम लोग इनसे फाइट करते हैं। बुशी उन सब के सामने खड़ा हो जाता है और अपने स्लाइम से एक दीवार बनाता है और उनसे कहता है मैं तुम लोगों में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा।
जियांग एली से कहता है एली जल्दी से जाओ और उनकी मदद करो। एली भागता हुआ चला जाता है और उससे कहता है जल्दी से हमारे पीछे आ जाना। और साथ ही फौजी क्लास वाले फिर से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बूनो अपने सामने शील्ड बनाकर उनकी गोलियों से बच रहा होता है। उसी वक्त जियांग दूसरी तरफ से आता है और उस पर फायर करता है। बूनो उसके अटैक से बाल बाल बचता है। फिर बुरी आता है और बुरी जियांग पर अटैक करता है। वो जैसे अपनी तलवार से मारने वाला होता है, क्वीन बुरी के रास्ते में आ जाती है और उसके अटैक को रोकती है। क्वीन के अटैक से बुरी दूर जाकर गिरता है और कहता है यहाँ पर हम लोग बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो? जियांग क्वीन से कहता है तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रही? क्वीन उसे कहती है क्योंकि मुझे इन सब के टोकन्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एली बाकी सब की मदद करते हुए बुशी के स्लाइम की दीवार को तोड़ देता है और वो सारे भागते हुए उस पोर्टल को पार करके अंदर चले जाते हैं। उन सब के पोर्टल को पार कर जाने के बाद बुशी हंसते हुए कहता है अब तुम सब लोग यहीं पर मरने वाले हो। वो अपने स्लाइम की पावर को एनहेंस करता है और एक बड़ा सा हथौड़ा बना लेता है और उनसे कहता है रॉयल फैमिली के प्रिंस के साथ फाइट करने का यही नतीजा होता है। और फिर अपने हथौड़े को बर्फ के ऊपर मारता है। बर्फ टूट जाती है और वो सारे नीचे गिरने लगते हैं। वो सारे लोग बर्फ के साथ नीचे गिर जाते हैं। बुरी और उसके भाई कहते हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। मोडो नीचे गिरते हुए कहता है मामा जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त उसे क्वीन पीछे से पकड़ती है और घुमाकर वापस ऊपर क्लिफ की तरफ फेंक देती है। फिर क्वीन उन गिरते हुए पत्थरों के ऊपर से छलांगे लगाती हुई सीधी जियांग की तरफ आती है। जियांग क्वीन से कहता है मुझे छोड़ो, बाकियों को बचाओ। क्वीन उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हें ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ। जियांग क्वीन के नीचे होता है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जियांग जल्दी से घूम जाता है और क्वीन को नीचे की तरफ काट देता है। वो बर्फ का टुकड़ा जियांग के सर में लगता है जिससे उसे मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है और साथ ही जियांग बेहोश हो जाता है। क्वीन चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही होती है और साथ ही वो बाकी सब को भी देख रही होती है। जियांग की क्लास के बाकी के 3 बच्चे नीचे गिर जाते हैं और ये लोग भी नीचे गिर जाते हैं और यहीं से हमारी स्टोरी फिर से प्रेशर में आ जाती है। मोडो रोता हुआ सोफी साहब से कहता है मुझे बस यहीं तक पता है, वो सारे लोग माउंटेन से नीचे गिर गए। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद एली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बुरी और उसके भाइयों को गालियाँ देना शुरू कर देता है। टीचर मार्टिन भी सोच रहे होते हैं कहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो तो नहीं गया। एली अपनी फायर फिस्ट को रेडी करता है और बुरी और उसके भाइयों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त सोफी सास उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। कंपटीशन के बाहर तुम एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते, इस तरह करोगे तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अगर तुम डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो तो जाओ उन पर अटैक करो। एली सोफी सास से कहता है ये टूर्नामेंट मेरे दोस्तों से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। उसी वक्त आयशा उनसे कहती है पोर्टल में से कोई बाहर निकल रहा है, उस तरफ देखो। पोर्टल में से क्वीन बाहर निकलती है। उसने जियांग को अपने साथ रस्सियों से बांधा होता है। जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलते हैं वो दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। टीचर द्रोना और टीचर एसी सामने आती हैं और उन दोनों को जमीन पर गिरने से बचाती हैं। जियांग की सारी गैंग भागती हुई उसके पास आती है। द्रोना क्वीन से पूछती है क्या तुमने जियांग को पूरी माउंटेन अपने साथ बांध कर चढ़ाई की है? टीचर ऐसी क्वीन से कहती है तुम्हें इसे अपने साथ उठाकर लाने की जरूरत नहीं थी, तुम अकेले भी यहाँ पर आ सकती थी। बाकी के टीचर उसे बचा लेते। ये तो बस एक यूजलेस नंबर है। क्वीन टीचर ऐसी से कहती है ये यूजलेस नहीं है बल्कि ये तो मेरा, और यहीं पर वो बेहोश हो जाती है। इससे आगे का लफ्ज वो नहीं कह पाती। सोफी सास क्वीन के माथे पर हाथ रखता हुआ कहता है वहाँ पर ये अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने अपनी सारी फिजिकल फोर्स इस्तेमाल कर दी। सर्दी की वजह से इसे बुखार भी हो गया है। उसी वक्त क्वीन की जेब से उसके टोकन बाहर निकलते हैं। क्वीन के पास टोटल 3 टोकन होते हैं। क्वीन उन टोकन में से एक टोकन को पकड़ लेती है और टीचर ड्रोना से कहती है ये एक टोकन जियांग का है। टीचर ड्रोना उसे कहती है अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दो, मैं इसे जियांग को दे दूंगी। और साथ ही क्वीन फिर से बेहोश हो जाती है और इसी के साथ बॉम्बू बचते हैं और टूर्नामेंट का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। सोफी सास मैदान में आता है और उन सबको रिजल्ट्स के बारे में बताता है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है। सोफी सास कहता है 16 बच्चे अगले राउंड में जाएंगे। लेवल 1 में रेनिस 100 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आता है। सेकंड प्लेस पर एली आता है जिसके पास 40 पॉइंट होते हैं। तीसरे नंबर पर निया आता है जिसके पास 30 पॉइंट्स होते हैं। दूसरी तरफ मेडिकल टीम क्वीन और जियांग को स्ट्रेचर्स पर उठाकर ले जा रही होती है। वहीं पर जियांग को थोड़ी सी होश आती है। वो जीबी की तरफ देखता है और साथ ही फिर से बेहोश हो जाता है और अपने सपने के अंदर चला जाता है। वो अपने सपने के अंदर एक रेगिस्तान के अंदर होता है। वो बेचारा वहाँ पर अकेले चलता हुआ जा रहा होता है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है और उसे शदीद प्यास लगी होती है। जियांग वहीं रेगिस्तान में गिर जाता है और कहता है काश मेरे पास यहाँ पर कोला की एक ड्रिंक होती, काश इसी वक्त मेरे सामने
सामने कोला का एक ठंडा गिलास आ जाए। उसी वक्त उसके सामने कोला का एक ठंडा गिलास आ जाता है जिसके अंदर पाइप भी लगा होता है और वह गिलास क्वीन के हाथ में होता है जिसने बिकनी पहनी होती है। जियांग उसे देखकर जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्वीन उसे कहती है, तुम तो बेवकूफ हो, हम लोग बीच पर जाने वाले हैं, बीच पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जियांग शर्माते हुए उसे कहता है, बीच? लेकिन यहाँ पर बीच कैसे आएगा? क्वीन ने जियांग का हाथ पकड़ दिया और उसे कहती है, मेरे साथ आओ, बाकी सब टीचर्स भी वहीं पर हैं। वो जियांग को दूसरी तरफ लेकर जाती है। वहीं पर बीच होता है जहाँ पर सारी टीचर्स बिकनी पहनकर बैठी होती। उन सारी लड़कियों को देखकर जियांग की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्वीन जियांग के साथ आकर चिपक जाती है और उसे कहती है, चलो जल्दी करो, हम दोनों इकट्ठे स्विम करते हैं। जियांग की नाक से खून के फव्वारे निकलना शुरू हो जाते हैं। जियांग अपनी नाक पर हाथ रखकर खून को रोकता है। वो बाकी की सारी टीचर्स भी भागती उसके पास आती है और कहती है, हमें भी तुम्हारे साथ स्विमिंग करनी है, चलो आओ हमारे साथ स्विम करो। जियांग वही जमीन पर गिर जाता है। वो सारी उसको इर्द गिर्द से कवर कर लेती है और कहती है, जियांग जल्दी करो, जियांग हमारे साथ नहाओ। जियांग चिल्लाना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, मुझसे दूर रहो। इसी दौरान वो अपने हाथ पैर भी चला रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा होता है, जबकि उसके सामने टीचर मार्टिन और उसकी क्लास के बच्चे होते हैं। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? टीचर मार्टिन के चेहरे पर जियांग के पैर का निशान होता है, क्योंकि चिल्लाते हुए जियांग ने टीचर मार्टिन के चेहरे पर किक मारी होती है। जियांग टीचर से पूछता है, टीचर आपके चेहरे पर क्या हुआ? टीचर उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं इस पर कोई बाम लगा लूंगा। जियांग सर पर हाथ रखता है और कहता है, किसने सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़कियों का सपना देखकर भी मैं डर जाऊंगा।